अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और मैं आपके लिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट का एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इस क्रैश कोर्स में हम 4 चीज़ें सीखेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। तो ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम इस एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट HTML को सीखेंगे कि HTML क्या है और कैसे लिखी जाती है। तो इससे पहले कि आप स्टार्ट करें HTML लिखना, तो जैसे कि कहा जाता है कि इसके लिए आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं जो विंडोज़ में है, या कोई भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर पे सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल कर लें। ये कई वजह हैं जिसकी वजह से ये मेरा फेवरेट एडिटर है। प्लस इसमें ये मुझे सबसे जो बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें कोड कंप्लीशन जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं एक चीज़ लिख के कंप्लीट उसको एक क्लिक के साथ, एक टैब के साथ, एक इंटर के साथ उसको कंप्लीट लाइन उसको कोड कर सकते हो, जो कि आपका टाइम सेविंग टेक्निक होती है। कुछ कुछ जो टीचर्स हैं या जो कुछ ट्रेनर्स हैं जो वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, वो कहते हैं कि भाई नोट पैड से स्टार्ट करो ताकि आपको पता हो कि ये आपने ओपन किया, ये क्लोज़ किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कहते रहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक सेंसिबल बंदा अगर कोई चीज़ सीखता है तो उसको बजाय इन कहानियों में या इन चीज़ों में डालने के, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें लिख के बताई जाएँ। मतलब आप बताते जाएँ कि ये चीज़ होती है। बाकी वो अपने एक्सपीरियंस अगर उसकी प्रैक्टिस करेगा, अगर वो उसमें इंटरेस्ट शो करेगा जो सीख रहा है, तो डेफ़िनेटली वो उसको अचीव कर लेगा और अपनी गलतियों को बहुत जल्द आपके किसी के भी बताए बगैर उनको कवर अप कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लिख रहे होंगे तो मैं कॉमन मिस्टेक्स को भी ज़रूर डिस्कस करूँगा, ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा। ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर जो न्यू कमर्स हैं या जो बिगनर्स हैं वो करते हैं, वो मिस्टेक्स मैंने भी कई बिगनर्स के साथ मतलब उनसे काम लिया है। उनको उनका मैं इंचार्ज था, तो उनसे जब काम लेते हुए मैंने वो चीज़ें नोट की, तो मैं टाइम के साथ साथ आपको मतलब इसी कोर्स में, इसी जो एक लेक्चर में आपको वो बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले अपने सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेना है और उसमें मैंने आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इज़ इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब जो HTML का एब्रीविएशन है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें मार्कअप्स आप एक लिखते जाते हैं और आखिर में वो आपकी एक HTML वेबसाइट बन जाती है, स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है, मार्कअप्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने 4 फाइल्स बनाई हुई हैं: index.html, index.php, script.js, style.css। तो ये नाम मैंने अपनी मतलब क्योंकि मेरा इतना मतलब एक्सपीरियंस इसमें, आप चूँकि बिगिनर, आपको इस चीज़ का शायद आइडिया ना हो कि जो आप कोई भी वेबसाइट जब नाम बनाते हैं, किसी चीज़ का नाम रखते हैं, तो उसको रेलेवेंट रखना चाहिए। चूँकि इसको मैंने फ़ोल्डर में रखा है, एक क्रैश कोर्स के फ़ोल्डर में, तो मेरे ज़हन में जो सबसे पहला नाम आया वो ये कि जब हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट तो हमेशा इंडेक्स फाइल से स्टार्ट करते हैं, जो पहली फ़ाइल होती है। तो और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी लाइव सर्वर होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं फाइल्स को, बाय डिफ़ॉल्ट वो index.html या index.php को ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए मैंने इनका नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप index.html ही रखें, index.php, script.js, style.css। ये 4 फाइल्स आप ज़रूर एक क्रैश कोर्स का फ़ोल्डर बना के उसमें ये 4 फाइलें क्रिएट कर लें, क्योंकि इन्हीं 4 फाइलों में मैं आगे जितने भी 3 जो बकाया कोर्स हैं वो इसी में करूँगा कंप्लीट। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, कोई इसमें लूप्स नहीं, कोई डिसीजंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्विच के स्टेटमेंट्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्कअप्स हैं। और इतने ज़्यादा मार्कअप्स हैं कि आप जिसको भी यूज़ करना चाहें, मैं अगर एक जगह पे कोई मार्कअप यूज़ करता हूँ, आप उसकी जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कैसे आप यूज़ करते हैं, इट्स योर वे कि आप कैसे किसी चीज़ को बनाते हैं। तो इंडेक्स डॉट एच सॉरी index.html में HTML स्टार्ट करने का सबसे, और हाँ एक और मैं भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं आपको एक और तरीका भी बताऊँगा जिसके ज़रिए आप जो HTML लिखेंगे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि भाई ये जो मैंने HTML लिखा है ये स्टैंडर्ड की है या नहीं। क्योंकि देर इज़ अ स्टैंडर्ड टू डू एवरीथिंग, देर इज़ अ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड टू डू एवरीथिंग, जो कि हायर लेवल के डेवलपर्स ने
एक मीटिंग करके या एक कोलैबोरेशन करके एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि जी वो चाहते हैं कि जो नया डेवलपर आने वाला जो अपने बिगनर है वो उन रूल्स को फॉलो करे, तो वो डेफिनेटली जो वेबसाइट बनाएगा वो मोर सक्सेसफुल और मोर जो है वो यूज़र फ्रेंडली होगी, और जो दूसरा डेवलपर्स को देखेगा उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसने ये किया इसमें। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने भी होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो कि रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको अपनी HTML स्टार्ट करने से पहले उसकी डॉक टाइप ये रखनी लाजमी है। डॉक टाइप HTML आपने ये लिखना है, क्यों लिखना है, क्यों कैसे लिखना है ये बता दिया, क्यों लिखना है इसको आप छोड़ दें। कि सिंपली ये समझें कि जो ब्राउज़र है वो इस डॉक टाइप को देख के डिसीजन लेता है कि आपने जो HTML लिखी है वो किस टाइप की है। इसके वर्जन थे डिफरेंट, तो उसमें इन्होंने ये डॉक टाइप्स डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट डॉक टाइप्स थी। तो अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो डॉक टाइप HTML है, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने HTML का टैग, अब ये चीज़ देखें, मैंने इसको जब HTML लिखा तो खुद बहुत इसने स्मार्ट एडिटर होने की वजह से इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई ये HTML आप लिख। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ या टैब प्रेस करूँगा तो ये कोड को मेरे लिए खुद खुद कंप्लीट कर देगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसने कोड मेरे लिए कंप्लीट कर दिया, जबकि मैं अभी ऐसा नहीं चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि खुद ही लिखूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ HTML को, फिर एंटर करता हूँ और जैसे ही देखो मैंने बैक स्लैश प्रेस की उसने खुद बहुत दूसरा HTML साथ लिख दिया। तो जब हम मार्कअप्स लिखते हैं तो मार्कअप्स दो किस्म के होते हैं। एक मार्कअप होता है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लॉक होता है कि यहाँ से वो स्टार्ट होता है और जो यहाँ पे एंड होता है। और HTML को लिखने के लिए लेस देन और ब्रैकेट्स, लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइंस होते हैं उसके अंदर लिखा जाता है। मतलब आप इसको जहाँ जो भी HTML का टैग या मार्कअप होगा उसको आप इस तरह लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और इस तरह उसको एंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, और इसके दरमियान में आप अपना टेक्स्ट से जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैंने HTML लिखा और HTML को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं इस पर स्क्रीन पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन ब्राउज़र। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये साइट ओपन हो जाएगी। तो ये देखें ये साइट ओपन, वाइट स्क्रीन है, अभी कुछ भी नहीं किया। हम इस पर राइट क्लिक भी करते हैं, फिर व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लिखा, ये इस जगह पे वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो ये हमारा HTML का एक कोड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो HTML डॉक टाइप लाजमी लिखनी है, उसके बाद HTML और अब जो कुछ करना है वो इसके दरमियान में। तो इसके दरमियान में फर्दर HTML को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। HTML लिखने के बाद को लिखने में इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है हेड, उसको ऐसे लिखा जाता है, फिर इसको एक और को कहा जाता है बॉडी, और इसको ऐसे लिखे। देखिए मैंने खुद ही बैक स्लैश दबाई तो उसने प्रेस की तो उसने वो बॉडी कंप्लीट कर दी। तो अब ये उसने एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ये होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर HTML का, कि सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं, फिर इसको HTML को क्लोज़ करते हैं, फिर हेड स्टार्ट करते हैं और फिर HTML के अंदर फिर हेड को क्लोज़ करते हैं, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं, फिर बॉडी को क्लोज़ करते हैं। इसको सेव किया और जब हम ब्राउज़र को रीलोड करके दोबारा व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये अगर आप देखें तो इस तरह हम लिखते जाएं कि लाइन में, तो ये खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए ये जो स्मार्ट एडिटर है ये हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे ये ब्यूटीफाई HTML में मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे इसने कुछ टैब दे दी, यहाँ पे टैब। तो ये एक खूबसूरत वे होता है रिप्रेजेंट करने का। अब हेड सेक्शन में हम देखें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं। मेजर इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइटल, दूसरा होता है लिंक, और तीसरा होता है इसमें हम, मैं अपनी बात करूँगा, इसमें हम मेटा टैग्स ऐड करते हैं। एक और चीज़ भी लिखी जाती है जिसको स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट। उसको बाद लोग कहते हैं कि जी हेड में लिखते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंडेड वे नहीं, और ना ही स्टैंडर्ड वे ये रिकमेंडेड वे है कि HTML जो जावा स्क्रिप्ट है उसको आप हेड में लिखें। ये रिकमेंडेड वे नहीं है, जबकि रिकमेंड ये किया जाता है कि जहाँ पे आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, ये स्लैश बॉडी, इसके ऊपर आप जावा स्क्रिप्ट लिखें। मतलब हम
जैसे मैं ये इस बॉडी के ऊपर जो भी होगा वो जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे, उस जावास्क्रिप्ट से ऊपर जो है हम सारे बाकी टैग्स लिखेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पेज होता है वो तेज़ी से लोड होता है और जावास्क्रिप्ट उसके बाद लोड होती है, तो इस वजह से आपकी पेज की लोडिंग स्पीड अच्छी होती है। तो अभी चूँकि हमने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस अभी शुरू नहीं की, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मेटा को और उसको टाइटल को। तो देखते हैं कि मेटा क्या होता है। मेटा बेसिकली आपकी जो वेबसाइट के टैग्स वगैरह होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं इसमें एक मेटा लिखता हूँ, एक मेटा ये लिखा मैंने टैग, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक मेटा टैग है, मेटा टैग लिखा हुआ है, साथ एक 4 सेट यूटीएफ है। ये करैक्टर सेट जो होता है ये एट्रीब्यूट होता है टैग का, हर टैग का डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है, मतलब मुख्तलिफ टैग्स होते हैं उनके मुख्तलिफ, जैसे बॉडी है इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे ये HTML है इसके भी कुछ इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि इसका एक लैंग यूज़ किया जाता है और उसके अंदर इंग्लिश लिख दिया जाता है ताकि बताया जाता है कि जो हमारी HTML की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, या इसके अंदर आप FR लिख देते हैं फ्रेंच है, या UR लिख देते हैं उर्दू है, तो हम स्टैंडर्ड जो EN यूज़ किया जाता है EN है। इसका करैक्टर सेट ये डिफ़ाइन किया। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि करैक्टर UTF-8 एक्सप्लेन करने बैठा तो फिर टाइम उसमें लगेगा। हमने HTML को कंप्लीट करना है, तो याद रखें हेड के बाद आपने करैक्टर सेट UTF-8 लिखना है। इसके बाद एक और मेटा होता है जिसको कहा जाता है व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है कि उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, मेटा व्यू पोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें आपको हर किस्म का मेटा यहाँ से मिलेगा। ये देखें रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव मेटा टैग है। तो इस तरह के काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, ये इसने यहाँ पे बताया, ये रिकमेंडेड वे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सारे को कॉपी किया, सबलाइन में आया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आजकल के दौर में मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, इसका मतलब है कि ये डिवाइस विड्थ को ऑपरेट करेगा, उसकी स्टैंडर्ड स्केल 100% स्क्रीन साइज रखेगा जितना उसका डिफ़ॉल्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिव मेटा टैग होता है, ये लिखा जाता है। इसके बाद एक इसमें यहाँ पे चूँकि CSS नहीं है वो, तो इसके लिए हम इसके में एक चीज़ ऐड करते हैं, लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पे तो ये देखिए इसने स्टाइल शीट का कह दिया, जबकि हमने इसमें लिंक rel इज़ इक्वल टू फेव आइकॉन और href इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो फेव आइकन है ये लिंक हम कर रहे हैं लिंक के ज़रिए। इसका मतलब है कि जब हम ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं ये वाली, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, जैसे इसका नज़र आ रहा है, जैसे ये यूट्यूब का आपको नज़र आ रहा है, तो ये आइकन यहाँ पे नज़र आएगा। अब चूँकि मैंने कोई आइकन यहाँ पे इमेज से रखा नहीं है, तो मैं इसके लिए एक वेबसाइट है मैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ वो है lorempixel.com/। अब इसमें मैं 32x32 का एक पिक्सल फूड से लेके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना आइकन ये चेंज हो जाएगा। इसमें आइकन है, हाँ ये आइकन है, यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये आइकन चेंज हो गया, इसको ये फेव आइकन आ गया आपका। तो रेल इसकी टाइप जो आइकन और ये आपने लिखना है। इसके बाद हम देते हैं जी टाइटल। टाइटल क्या देना है कि जी माई फर्स्ट वेबसाइट। तो जैसे आप ये लिख के सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जो है यहाँ पे ये माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा इसमें मेटा टैग यूज़ होता है, मेटा नेम इज़ इक्वल टू कीवर्ड, और यहाँ पे या कंटेंट, यहाँ पे आप जो भी इसके दे दें कंटेंट, जैसे जिस वेबसाइट लिखते हैं यहाँ पे HTML लिखते हैं, कॉमा डाल के कीवर्ड्स लिखते जाएँ। फिर इसकी मेटा एक और यूज़ होती है, लेकिन ये अभी इसमें मतलब इनको यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं होता।
तो ये हम लिंक ऐसे लिखते हैं, मेटा टैग्स को ऐसे लिखा जाता है। मेटा टैग अगर आप गौर करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि पहले एचटीएमएल को स्टार्ट करते हैं फिर एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे मेटा को एंड नहीं किया। तो बेसिकली दो टाइप के इसमें टैग्स होते हैं, एक वो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक वो जो उनको स्टार्टिंग और एंडिंग के क्लोजिंग टैग होते हैं। तो ये जो एचटीएमएल और एचटीएमएल या बॉडी बॉडी है या हेड हेड है या टाइटल टाइटल है, ये जो है ये स्टार्टिंग और एंडिंग क्लोजिंग टैग है। जबकि ये वाला जो मेटा और लिंक है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनको मोस्टली आखिर में एक बैक स्लैश लगा दी जाती है इसको डिनोट करने के लिए कि ये एंडिंग सेल्फ क्लोजिंग है। तो कुछ नहीं भी लगाते यहाँ पे, मतलब ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने हेड के बारे में देख लिया। ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 हेड में आपने लिखनी है लास्ट में। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लिखेंगे टाइम के साथ। कीवर्ड को भी ये एसईओ पर्पज़ के लिए, क्योंकि एसईओ हमने अभी नहीं करनी तो इसको रहने दें, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। तो ये चीज़ देखें, अभी मैं दोबारा इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट में जाके ब्यूटीफाई करूँगा तो ये अभी फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीन से साइज होता है तो ये थोड़ा सा और आगे हो गया यहाँ से, और ये इसकी जो लुक है वो बेहतर होगी। तो अब मैं आता हूँ बॉडी की तरफ। तो बॉडी में हमें जो टैग्स लिखने होते हैं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उनमें एक डिव है, एक एच एक्स है। अब आप सोच रहे होंगे एच एक्स कौन सा टैग है। बेसिकली इसको कहा जाता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ये हमारे पास 6 H1 हेडिंग के टैग्स होते हैं। जैसे कि आप कोई बुक अगर देखें तो उसमें आपको भी इसी तरह टाइटल वगैरह को एक बहुत बड़ा, पहले उसका जो मेन चैप्टर का टाइटल होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद उसमें जो सब टाइटल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं, जो उसके भी सब टाइटल होते हैं वो इस तरह छोटे होते हैं। तो एचटीएमएल के अंदर आपके पास 6 किस्म के हेडिंग टैग्स होते हैं, इनको हेड टैग्स कहा जाता है। हेडिंग टैग्स डिफरेंट किस्म के हेडिंग टैग्स होते हैं। तो H1 HX का मतलब है कि आप इन 6 में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HX ही रहने देता हूँ कि जिसकी हमें फिर ज़रूरत होगी वो हम इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है कि H1 H2 H3 H4 H5 और H6 होते हैं। इसके बाद हमारे पास P टैग होता है जिसको पैराग्राफ टैग भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें UL टैग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास OL टैग होता है। इसके अलावा भी बेशुमार टैग होते हैं, तो वो हम टाइम के साथ साथ मैं आपको इसी कोर्स में, इसी एक क्रैश कोर्स में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। मैं एक इमेजिनरी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जो जो मैं यूज़ करूँगा अपने वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले जो वेबसाइट होती है उसको बेसिकली किसी भी वेबसाइट को 3 या 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मोस्टली 3 4 और 5 में भी किया जाता है, से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो 4, मैक्सिमम 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं? एक हेड होता है, हेडर होता है। ये मैं अब इस हेड की बात नहीं कर रहा। बॉडी के अंदर आगे फर्दर मैं डिवीजन कर रहा हूँ। तो इसमें वेबसाइट के अंदर आपके पास एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक मेन कंटेंट होता है और एक या दो फिर साइड बार्स होती हैं। वो जो मेन कंटेंट होते हैं वो या उसकी लेफ़्ट साइड पे साइड बार होती है या राइट साइड पे होती है या दोनों साइड्स पे होती है। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ मिनिमम जो होते हैं वो 3 इसके हिस्से होते हैं। मैक्सिमम फिर आप जितने भी बनाते जाएं, मिनिमम 3 होते हैं। एक हेडर होता है, एक मेन होता है और एक फुटर होता है। तो हम इनको बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम डिव भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम HTML5 पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि डिव की बजाय हम जो है वो ऐसे टैग्स यूज़ करें जो HTML5 के स्टैंडर्ड टैग्स हैं। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड टैग है वो है हेडर। ये डिनोट इस हेडर टैग्स के अंदर हम जो जो टैग्स यूज़ करेंगे वो हमारा हेडर होगा। हम अभी हमने अभी इमेजिनरी हेडर डिफाइन किया। उसके बाद मेन हमारे पास आता है, फिर हमारे पास फुटर आता है। तो ये हमने इसको 3 इमेजिनरी हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो किसी भी वेबसाइट को जब आप विज़िट करते हैं तो उसके हेडर में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं।
उसमें एक चीज़ होती है उसका लोगो विद टाइटल या विदाउट टाइटल, लोगो विद टाइटल और लोगो विदाउट टाइटल होता है। वो किसी भी वो हम हेडर में लिखें। इसके अलावा उसमें एक नेविगेशन बार होती है, जो लिंक्स बने होते हैं जिनको पे आप क्लिक करते हैं और आप नेक्स्ट चीज़ पे या कोई भी चीज़ पे या पॉप अप या उसी साइड पे किसी जगह पे आप मूव कर जाते हैं उस लिंक पे क्लिक करके, तो वो हम हेडर में लिखते हैं। तो हेडर में फिर फर्दर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उसको उन दो हिस्सों को हम सेक्शंस भी कह सकते हैं और डिव भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेक्शन बेसिकली HTML5 का टैग है, तो मैं सेक्शन ही यूज़ करूँगा। ये सेक्शन हो गया लोगो और टाइटल के लिए, ये सेक्शन हो गया मेन्यू के लिए। मतलब इस सेक्शन में मैं लोगो और लोगो विद कंटेंट डालूँगा और इसमें नेविगेशन बार को टाइप करूँगा। फिर इसी तरह मेन को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या तीन में, ये आप पे डिपेंड करता है कि एक साइड बार होती है और एक मेन सेक्शन। तो सेम थिंग, सेक्शन एक हो गया और दूसरा, अब मैं यहाँ पे जैसे ऊपर हेडर में सेक्शन नहीं लिखूँगा बल्कि यहाँ पे साइड लिखूँगा। साइड का मतलब होता है कि ये साइड बार होगी। तो इसी तरह फुटर को भी हम अपनी मर्ज़ी से चाहे एक दो तीन चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। चूँकि फुटर में हम मोस्टली कॉपीराइट से ही लिखते हैं और ये सिंपल वेबसाइट है, इसको में हम उसको कॉपीराइट, तो इसके लिए हम पी टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कॉपीराइट्स और एंड साइन कॉपी। ये अब एंड साइन जो कॉपी, ये स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो कि सिंबल, स्पेशल सिंबल डिस्प्ले करते हैं। कॉपीराइट 2017 और यहाँ पे मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमने इसमें हेडर डिफ़ाइन कर दिया, ये मेन डिफ़ाइन कर दिया, अब ये साइड डिफ़ाइन कर दिया। ये तो हमारे पास होगी एक बेसिक। अगर हम इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में, तो माय वेबसाइट और कॉपीराइट ये लिखा हुआ आ गया जो हमने लिखा। बाकी इस सेक्शन में चूँकि हमने कुछ भी नहीं लिखा तो इसलिए कुछ भी। तो आइए पहले चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें आनी हैं, एक तो टाइटल, एक दूसरा इसमें लोगो। तो टाइटल के लिए मैं H1 टैग यूज़ करता हूँ और इसको टाइटल दे देता हूँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। और नीचे हम एक, अब इमेज लगाना है, लोगो लगाने के लिए हम IMG का टैग यूज़ करते हैं। IMG एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जिसमें हम इमेज का पाथ देते हैं उसको लोड करने के लिए। तो IMG में लिख के जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो SRC खुद बहुत लिखा गया और यहाँ पे वो कर्सर मूव हो गया। यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे लोरम पिक्सल वाला पाथ दिया था, यहाँ पे भी मैं वही पाथ देता हूँ। इसके लिए .com/, अब लोगो जो होता है वो मोस्टली जो 100/50 या 60 पिक्सल का होता है, और मैं स्पोर्ट्स की या सिटी कैटेगरी से ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ओपन किया। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारा परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया और ये साथ ही इमेज भी आ गया। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेविगेशन की बारी आती है। तो नेविगेशन में हमेशा जो नेविगेशन बनाई जाती है उसके लिए दो तरीके यूज़ होते हैं। एक तो ये कि आप सिंपल ए टैग यूज़ करें जिसको एंकर टैग कहा जाता है, उस ए टैग को लिखते जाएं और उसमें टेक्स्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए लिखा, इंटर प्रेस किया। इसमें मैं अगर किसी से इसको लिंक नहीं भी करना चाह रहा तो मैं इसमें ये हैश साइन डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। फिर मैं एक पाइप साइन, ये जो शिफ्ट के साथ लिखा, फिर मैंने ए लिख के एंटर किया और इसको कहा सर्विसेज। फिर इसके बाद मैंने ए टैग, एक और पाइप साइन लगाया, ए और सॉरी ए पाउंड साइन लगाया, अबाउट अस। फिर ए यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया लगाना पाइप साइन, और कॉन्टैक्ट अस ये मैंने लिखा और यहाँ पे पाउंड साइन भी डाल देता हूँ मैं। सेव किया, इसको मैंने दोबारा ओपन इन ब्राउज़र किया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू बना हुआ आ गया। इसको स्टाइलिंग वगैरह जो भी है वो जब हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे।
तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में हमने मेन्यू बना लिया। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम यूएल यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और या ऑर्डर लिस्ट, जो भी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम फिर एल टैग यूज़ करते हैं, फिर एल के अंदर ए टैग यूज़ करते हैं और सेम चीज़ वही कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, सारे को 4 दफ़ा पेस्ट किया, होम सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, रीलोड किया और ये देखें अब इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये जो यूएल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। जो यूएल ये ब्लॉक लेवल है, एलआई और यूएल जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। तो इसलिए ये जो ब्लॉक लेवल होते हैं ये पूरी विड्थ लेते हैं आपके ब्राउज़र की, तो इस वजह से ये इस तरह ऑर्डर में आ रही है, टॉप डाउन बॉटम। और जबकि ये ए जो है ये एक इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन आइटम है, मतलब ये जो है लाइन ब्रेक नहीं करता खुद बहुत। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग लिखता हूँ, पी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसको मैं अगर ये लिखा मैंने, इसको सेव करके जब मैं रन करूँगा तो ये देखें होम ऊपर और सर्विसेज नीचे, हालांकि मैंने इनको दोनों को एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पी जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो ये दो तरीके दोनों मैंने लिख दिए, इनको हम स्टाइलिंग बाद में देंगे जब हम इसको बेसिकली इस स्टाइलिंग, ये जो है ओल्ड फैशन मेथड है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता। हम जो यूज़ करेंगे वो यूएल वाला मेथड होगा, जो रिकमेंडेड वे है कि आप इस तरीके से आप इसको लिस्टिंग बनाएं, यूएल के साथ नेविगेशन बनाएं। इसके लिए एक और बताने के लिए कि ये नेविगेशन है, इसके लिए एक नैव का टैग भी यूज़ होता है। तो इस नैव के टैग के अंदर हम मोस्टली इस नैव के टैग के अंदर हम जो है वो यूएल डिफ़ाइन करते हैं, ताकि हमें पता हो या जो देखने वाला हो उसको समझ आ जाए कि ये नैव टैग है। अब यहाँ तक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो अब गौर करेंगे कि अगर एक बंदा, आम बंदा देखे, उसको समझ नहीं आएगी कौन सा टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए HTML के अंदर एक होता है कमेंट्स सेक्शन। हम कमेंट्स देने के लिए ये इस तरीके से, इसको किसी भी चीज़ को कमेंट्स देने हो तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन, देन टू हाइफन्स, फिर टू हाइफन और एक ग्रेटर देन साइन। ये जहाँ पे हम लगा के इसके दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए हमने कमेंट सेक्शन लिखा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन अगर हम व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको वो नज़र आ जाएगा। तो ये तरीका यूज़ किया जाता है मोस्टली कि यहाँ चूँकि HTML5 में तो है, जैसे ये हेडर है तो इसको पता होगा अगर हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरी HTML में एक ही हेडर होगा, तो आप इसको 2 बार यूज़ नहीं करेंगे इस हेडर को, ठीक है। तो हेडर है तो हेडर, लेकिन आपने अगर डिव्स यूज़ किए तो डिव्स में प्रॉब्लम होती थी, तो हम इसके लिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं हेडर सेक्शन एंड्स हियर, ये लिख सकते हैं। और इसी के उलट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सॉरी, स्टार्ट्स, हेडर सेक्शन स्टार्ट्स हियर। तो ये तरीका होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की। अगर आपने वेबसाइट बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा आपने डिव्स यूज़ किए हैं, सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, जैसे अब ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये स्मार्ट एडिटर भी आपको काफ़ी हद तक बता देता है। लेकिन सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे चले मैं यहाँ पे डिव एक लगा देता, ऐसे ही यहाँ पे डिव क्लोज कर दे। अब अगर आप गौर करें, मैं इसको सेक्शन को अगर मैं यहाँ पे बॉडी को चेक करता हूँ तो ये बॉडी पे नहीं आ रहा। तो मैं अगर इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, जब मैं हेडर को क्लिक करूँगा तो इसको बताना चाहिए कि ये हेडर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करने से तो वो सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर जितने भी सिलेक्ट होंगे ये देखें जैसे, तो जितने सेक्शन है वो सारे सिलेक्शन होंगे, तो हमें नहीं पता कि ये हेडर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म, क्योंकि हमने ये 2 एक्स्ट्रा डिव्स गलती से लगा दिए।
वैसे तो मैंने जानबूझ के लगाई है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि ये गलती से लगी है और आपके नहीं पता आपको कि कहाँ पे लगी हैं। तो इसका भी एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि इसके लिए चेक करने के लिए अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो उसके लिए W3 का एक वैलिडेटर, इनकी वेबसाइट है validator.w3.org। उस पर आप जाएँ और वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट या वैलिडेट बाय फाइल अपलोड कर दें। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपको देखें यहाँ पे इसने बता दिया, कह रहा है कि जी एक तो एन इमेज एलिमेंट मस्ट हैव एन ऑल्ट एट्रीब्यूट एक्सेप्ट अंडर सर्टन कंडीशंस फॉर डिटेल कंसल्ट। अब ये मुझे बता रहा है कि मैंने IMG जो टैग यूज़ किया उसके लिए एक एट्रीब्यूट ऑल्ट आप लाजमी यूज़ करें, इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। फिर सेक्शन लैक्स हेडिंग कंसिडर यूजिंग H2 to H6। देखें वो कह रहा है कि आपकी जो HTML की वेबसाइट है या पेज है उसमें अंदर ना आपने H2 यूज़ किया, ना H2 से लेकर H6 तक कोई यूज़ नहीं किया आपने। ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने सेक्शन में हेडिंग्स। इसके बाद वो कह रहा है कि जी स्ट्री एंड डिव, कहता है उसने एंड डिव फाइंड की है लेकिन उसको मिल नहीं रही कि स्टार्ट कहाँ से। इसी तरह उसने यहाँ पे ये भी बताया सेक्शन लेक्स हेडिंग यूजिंग, वो सेम चीज़ बता रहा है कि जो आपने सेक्शन यूज़ किया है वर्ड HTML का, इसमें आपने ये यहाँ पे तो H1 लगा दिया कि यहाँ पे हमने नहीं लगाया। तो उसके बाद उसने हमें बताया कि जी जो दो डिव्स हैं और साथ ही आप नीचे स्क्रॉल करें तो उसने हाईलाइट किया, ये देखें वो कह रहा है कि ये दो डिव्स हैं जिनमें प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अब वापस आता हूँ, मैं इन दो डिव्स को ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, दोबारा इसको Ctrl+C करके दोबारा मैं साइड पे आ गए। अब इसमें दो ही मेरे ख्याल में एरर रह जाएंगे, जो एक ऑल टैग वाला और एक, जी हाँ। अब इसके बाद दो ही एरर है, ये मतलब हैं तो ये तीन लिखे हुए लेकिन दो ही ये वार्निंग है। बेसिकली ये वार्निंग जो होती है इग्नोर कर दी जाती है, असल फोकस जो होता है आपका वो एरर पे होना चाहिए। तो आल्ट एक इमेज IMG टैग का जिस तरह SRC एक एट्रीब्यूट है, इस तरह इसका एक और एट्रीब्यूट है वो है आल्ट। बेसिकली आल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर बिलफर्ज अगर ये लिंक जो इमेज का लिंक है ये फ़र्क नहीं कर रहा, किसी भी वजह से ये काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करे कि उसकी जगह ये वर्ड जो आल्ट इसका अल्टरनेटिव है ये डिस्प्ले कर दे। अब मैंने इसको सेव किया कंट्रोल, और इसके बाद कहता है जी सेक्शन आपने ऐड किए, इनमें कुछ चीज़ ऐड नहीं की, तो ये भी एक रिकमेंडेड वे है कि आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड करें। इसको सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन पे मैंने नहीं किया, इसकी वजह से वो इसको सही, हाँ अब ठीक है। तो उसको वो कह रहा है कि आप कोई ना कोई हेडिंग ज़रूर यूज़ करें। तो मेन में मैं आ गया, यहाँ पे मैं H2 टैग यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ माई ओन टाइटल डमी, और उसके बाद मैं P टैग एक लिखता हूँ इसी सेक्शन में, इसको उसमें मैं लोरेम पिक्सल, एक डमी डाटा आता है, डमी इनपुट। ठीक है, मैंने टैब दबाई, लोरेम पिक्सल लिखा हुआ आ गया, मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह जो ये साइड बेसिकली साइड बार है, तो इस साइड बार में मैं UL ही यूज़ करूँगा। और अब देखेंगे कि LI के अंदर मैं अब H2 साइड हेडिंग और P यहाँ पे मैं फिर लोरम पिक्सल, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये मैंने इसको सेव किया, दोबारा ब्राउज़र में गया, यहाँ पे इसको रीलोड किया, तो ये देखें ये हमारा लोगो, इमेज, नेविगेशन, मेन टाइटल, साइड हेडिंग जो कि साइड बार पे आएगी, और ये हमारा मेन टाइटल होगा। इसी तरह इस सेक्शन के हम अब मेन जो है हमने अगर अब देखें तो मेन सेक्शन में हमने फर्दर दो सेक्शन है, एक सेक्शन और एक साइड। तो इस सेक्शन में हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे। अब अगर हम इस सेक्शन में सेक्शन ऐड करते जाएंगे तो हमारे लिए साइड को मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक तो हल ये है कि हम साइड को मेन से बाहर ले जाते हैं।
जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं। और दूसरा ये हल है कि हम इस सेक्शन को सेक्शन ही रहने देते हैं और उसके अंदर हम आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, एक और टैग आर्टिकल। ये जो है आर्टिकल जो है ये भी इसका HTML5 का एक टैग है। तो मैं इसको कट करके आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो सेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल, इसके बाद आप जितने मर्जी आर्टिकल यहाँ पे लिखना चाहें आप इसको लिख देते हैं। मैंने 3 आर्टिकल्स यहाँ पे, माय ओन आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये मैंने 3 आर्टिकल लिख दिए। ठीक है, इसी तरह साइड हेडिंग को मैं जो है वो H3 फॉन्ट दे देता हूँ। H2 हमने यहाँ यूज़ किया और इसका सॉरी ये H2 ये H3 है, इसको मैं ये दे देता हूँ। और साइड हेडिंग 1 ये दे देता हूँ। जितने आप इसमें फिर ऐड करते जाएं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो साइड हेडिंग, ताकि जल्दी जल्दी बेसिक मकसद आपको समझाने का है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर HTML में बनता जा रहा है। अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस आपको नज़र आ रही होगी कि ये बिल्कुल साथ नहीं है बल्कि थोड़ी सी स्पेस है। तो बेसिकली जो ब्राउज़र है वो इसमें ये ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट है। वो जब हम CSS को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इसको अलाइनमेंट प्रॉपरली करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैंने जो लोगो ऐड किया था उसमें मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिख देता हूँ, ताकि अगर लोगो हिट ना हो तो वो ये आर्ट में अल्टरनेटिव में डिस्प्ले कर दे। तो जैसे ये पिक्सल्स में कर देता हूँ, उसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें मैं जब उसको नहीं मिला क्रॉस आ गया यहाँ पे, लेकिन साथ ही उसने इसका ऑल टैग जो था वो डिस्प्ले कर दिया, ये वाला जो हमने इधर लिखा। दोबारा मैंने किया तो ये दोबारा अब इमेज आ गया। तो ये हमारे पास इसी तरह ये 3 हमारे पास एक सेक्शन और इसके बाद हम इसका एक और सेक्शन, ये सेक्शन है आर्टिकल है। इसी आर्टिकल में हम अब अगर एक इमेज गैलरी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब आर्टिकल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम div यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने div, इसमें हमें img5 एक इमेज टैग लगा लेता हूँ। तो http lorem pixel.com 300 by 300 और फूड कैटेगरी से मैं इमेज उठा लेता हूँ आर्ट का एक गैलरी। ठीक हो गया, इसको फिर मैं इतना पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको। मैं 5 इसमें लगा दिए, उसको सेव किया, मैं रीलोड किया तो आपके पास यहाँ पे ये देखें 3 4 ये 1 2 3 4, बेसिकली 5वां इसमें नहीं है 5, तो इस 5वां में ख़त्म कर देता हूँ, 4 ही इनफ है। तो ये हमारे पास 4 इमेज आ गए जो कि हम गैलरी के तौर पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपने गौर किया होगा कि मैंने जितने टाइटल लिखे उसमें मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बुक में भी कुछ टेक्स्ट में कुछ जगह पे फोकस करने के लिए उसको या तो बोल्ड किया जाता है ताकि वो नज़र आए, या उसको इटैलिक किया जाता है, या उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो HTML में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको अंडरलाइन कर लें, बोल्ड कर लें, या उसको इटैलिक साइज कर लें। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जिस एरिए को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको स्टार्ट में आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे और जहाँ तक उसको आपने बोल्ड करना है वहाँ तक आप उसको स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर लें। इस तरह इसमें मैंने कर दिया स्ट्रॉन्ग। अब इसमें मैं एक सेक्शन को इटैलिक्स कर दूँ। इटैलिक के लिए EM यूज़ करते हैं ताकि वो इटैलिक हो जाए।
और इसमें मैं अंडरलाइन यूज़ कर लेता हूँ इसको। तो अंडरलाइन के लिए यू यूज़ किया जाता है। मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ दोबारा से। तो आप गौर करिएगा कि ये जो मैंने पहले आर्टिकल 1 में बोल्ड किया था और सेकंड आर्टिकल में मैंने इसको इटैलिक किया था और थर्ड आर्टिकल में मैंने इसको अंडरलाइन किया था। आप ये सारे फंक्शन एक ही पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको स्ट्रॉन्ग भी करता हूँ, मैं इसको इटैलिक साइज भी करता हूँ और मैं इसको अंडरलाइन भी करता हूँ। तो ये मैंने इसको कर दिया। अब एक चीज़ ज़हन में यहाँ पे मैं रखनी, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें आपने, मैंने स्ट्रॉन्ग और EMU लिखा, 3 टैग्स। तो जिस टैग्स में ये ओपन इस तरह हुआ कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, फिर EM, फिर U टैग ओपन हुआ। तो जब ये क्लोज़ होंगे तो सबसे पहले जो इनर आपने लास्ट आपने ओपन किया वो सबसे पहले क्लोज़ होगा। तो U सबसे पहले क्लोज़ हुआ, उसके बाद EM, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग। इसको सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो आप देखें ये सारी जो ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। तो ये जो टाइप होती है कंटेंट्स टैग्स की, स्ट्रॉन्ग टाइप या ये, इनको हम कहते हैं इनलाइन टैग। मतलब ये जैसे ए टैग है कि ये ए टैग जो होता है ये फुल स्पेस, फुल ब्राउज़र की विड्थ नहीं लेता, ब्लॉक नहीं बनाता, बल्कि ये एक इनलाइन स्टाइल है। और जैसे पी और H2 है, ये ब्लॉक लेवल है, ये पूरी विड्थ ले लेते हैं ब्राउज़र की। मतलब अगर आप 2 H2 की लाइन पे लिखेंगे तो कभी भी आपको ब्राउज़र में एक जगह पे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दूसरी जगह पे। जैसे मैं इस पी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये पी इसके सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पी में यहाँ पे टैग ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउज़र को रीलोड करते हैं, तो अब देखें वो सेम टेक्स्ट विदाउट बोल्ड एंड डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आया। अगर इसी तरह मैं ए में मैंने अपने जैसे वो नेविगेशन बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे यूएल से ऊपर, तो वो नेविगेशन देखें, अगर मैंने ए को एक ही लाइन में लिखता गया था तो वो एक ही लाइन में आए थे। तो ऐसे जो होते हैं वो इन लाइन होते हैं। तो इमेज भी आ गया। इसके बाद HTML के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म, जिसमें कोई यूज़र जब अपना नाम, अपना ईमेल या सर्च बॉक्स या ईमेल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वगैरह वगैरह इस तरह के फॉर्म्स बनते हैं। तो वो फॉर्म बनाने का भी एक तरीका होता है। अब मैं फॉर्म के लिए यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक डिव सेक्शन बनाता हूँ। इसमें हम इसके लिए टैग जो यूज़ होता है वो फॉर्म का टैग, उसको इंटर करते हैं। अब इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो मोस्टली यूज़ होती हैं जब आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाते हैं। वैसे 3 होती है मेरे ख्याल में। तो 2 यूज़ होती है, एक होती है एक्शन और एक होती है मेथड। ये 2 इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्शन, जो इसका होता है वो वही फाइल होती है जो करंटली ओपन होती है। जिस जगह पे वो फॉर्म, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो वो वही फॉर्म, वही पेज ओपन होगा जो करंटली है। और बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट मेथड होता है। गेट मेथड का मतलब होता है कि ये यूआरएल में एक कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमने 2 इनपुट टैग लगाने। इनपुट टाइप इज़ टेक्स्ट। ये हम बता रहे हैं कि हमने एक इनपुट टाइप लेनी है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, उसका नेम होगा। फिर एक और इनपुट लेनी है, टाइप उसकी होगी ईमेल, जिसमें यूज़र अपना ईमेल टाइप करेगा और नेम उसका भी ईमेल होगा। तीसरी चीज़ सॉरी टेक्स्ट एरिया, उसका नेम जो होगा वो होगा मैसेज। ठीक है, फिर इसमें इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। ये सबमिट एक टाइप का बटन होता है जो कि फॉर्म को सबमिट करता है उस मेथड के साथ जो हमने मेथड में डिफ़ाइन किया था। अभी करंटली वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट है। फिर इसमें इसका नेम भी हम देंगे, सबमिट ही दिया जाता है मोस्टली। और इसकी वैल्यू आप सेंड लिख दें या कुछ भी लिख दें, ये आप, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये देखें, इसमें भी ये फॉर्म सारे इनलाइन, क्योंकि ये इनलाइन स्टाइलिंग है तो इनलाइन के फॉर्म में आए हैं। सारे फॉर्म छोटे छोटे हैं, आप इसको पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इसी तरह आ रहे हैं।
तो इसको हम बाद में स्टाइलिंग करना सीखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं। वो भी ये भी अब बेसिकली मैं इसको सबमिट करके बता भी देता हूँ। solution.info हेलो, और मैं इसको सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका वो पेज जो है वो दोबारा रीलोड हो गया, ये रीलोड हो रहा है। और साथ ही अगर आप देखें यहाँ पे HTML के आखिर में ये कुछ चीज़ ऐड हो गई है, तो नेम इमरान ईमेल दियो, ये जो ईमेल हमने दी वो, और मैसेज जो है हेलो वो सारा सबमिट एंड साइन, ये गेट मेथड की वजह से यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये तरीका आता है फॉर्म बनाने का। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। सर्च वाला फॉर्म जो वो मोस्टली साइड बार में आता है, तो यहाँ पे मैं एक LI लगा लेता हूँ और LI में H3 टैग लगा लेता हूँ, उसमें सर्च का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे फॉर्म लगा देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देता हूँ और नेम इज इक्वल टू सर्च कर देता हूँ इसको, और इस सर्च में एक होता है तो उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, और ये हमारा सर्च का फॉर्म बन गया। यहाँ पे ये देखिए सर्च का फॉर्म आ गया। तो ये हमने HTML लिख ली। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ें कि आपने जब HTML लिखानी है यहाँ पे डॉक टाइप लाजमी देनी है, फिर HTML में टैग देनी है। एट्रीब्यूट्स, ये आप हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, अपने भी कुछ पहले बहुत ज़्यादा जो पहले वर्जन थे HTML5 में तो बहुत ज़्यादा थे, इसमें ज़रा कम है। वो CSS के थ्रू प्रेफर करते हैं कि इसको हैंडल करें। अच्छा, इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अभी नहीं बयान की वो है टेबल्स। कुछ डाटा इन फ्यूचर या रिक्वायरमेंट क्लाइंट के मुताबिक हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में डाटा, कोई वो एक टेबुलर फॉर्म में, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन, अक्सर डेवलपर कहते हैं कि भाई टेबल्स अब यूज़ नहीं होते, लेकिन स्टिल टेबल्स आर यूज्ड, और यहाँ पे भी वो यूज़ होते हैं टेबल्स, अभी भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल्स के बारे में भी देख लेते हैं। इसी सेक्शन के अंदर मैं टेबल डिफ़ाइन करता हूँ। अब जिस तरह HTML के अंदर फर्दर हेड और बॉडी होते हैं, सेम लाइक दैट टेबल के अंदर दो सेक्शन होते हैं। एक को टेबल टी हेड कहा जाता है और दूसरे को टी बॉडी कहा जाता है। ये दो सेक्शन होते हैं। ये इसलिए डिफ़ाइन किया गया क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। जो हम टाइटल देते हैं टेबल के अंदर, कोई भी टेबल जब देखते हैं तो वो हमें आसानी से हम उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके अंदर फिर हम एक TR बनाते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, और चूँकि हम टी हेड सेक्शन में हैं तो हम यहाँ पे TH वाला टैग यूज़ करते हैं, ना कि TD वाला। इसमें दो होते हैं, TD और TH, ये मोस्टली ऐसे लिखे जाते हैं। इसी तरह टी बॉडी के अंदर भी हम एक TR बनाते हैं। TR जो है ये ब्लॉक लेवल है, और जो TD है ये जो होता है ये इनलाइन होता है। ये तो ये इस टेबल रो में अब टेबल हेडिंग 1, टेबल हेडिंग 2, फिर टेबल बॉडी 1, टेबल बॉडी या टेबल डाटा 1 2, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए टेबल बना हुआ आ गया। इस तरह टेबुलर फॉर्म में आप इसको ऐड करते जाएं जितने भी आपने। अब इसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टी होती हैं। इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, वॉल स्पैन सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने इसमें कोई ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं करनी, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सपोज़ हमारे पास हेडिंग 2 है, जबकि हमारे पास TD जो है वो 3 है।
अब इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तो आ गया टेबल हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो टेबल डाटा 3 है ये इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं आ रही, तो उसको एरिया को अगर हम कलर दिया, हमने कलर दिया तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसका तरीका होता है कि यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कॉल स्पैन, फिर जितने वो ज़्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो एक ये और एक इसका अपना, तो उसको कहेंगे कि जी 2 जगह ले लो। एक तो इसने ऑलरेडी ली हुई है कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल स्पैन 1 होता है, तो मैंने कहा था इसको 2 कर दो। तो अब मैं सेव करूँगा और रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेबल हेडिंग जो 2 है ये इस 2 डाटा के दरमियान में आ चुकी है, मतलब इसने दोनों को कवर कर लिया है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन। इसी तरह हमने ऊपर जो टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है कॉल्स, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कितने कॉलम है, और एक रोज़ होती है, ये डिफ़ाइन करते हैं हम। तो इससे इसका साइज़ मतलब ये आप बता दें कि इसकी जो इसमें 70 करेक्टर लेंथ हम लिख सकते हैं और 10 जो लाइंस हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट हमने इसकी हाइट लिख तो काफ़ी सारे सकते हैं, लेकिन विजुअल अपीयरेंस में वो ये इतने ही हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखते जाएं जितना भी आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमने इसका एक साइज सेलेक्ट कर दिया टू लुक मेक इट लुक ब्यूटीफुल। तो ये टेबल्स को भी हमने देख लिया। टेबल्स के लिए हमें उसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, टेबल हेड और टेबल बॉडी। इसके अलावा हम टीडी के अंदर फर्दर टेबल एक डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये है टीडी हमने एक और लिखा, इसके अंदर फर्दर हम टेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं जितना भी करना चाहें, ठीक होगा। टी आर वही चीज़, इसमें टी डी सब डाटा 1 और टी आर टी एच सब हेडिंग 1। इसको सेव किया, रीलोड किया, तो अब ये देखें इस टेबल हेडिंग के अंदर ये अब फर्दर सब हेडिंग उसके अंदर आ गई है। तो इसको हम अगर ये हमने अब एक्स्ट्रा एक और कर दिया तो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर दूँगा, ठीक है। इसको ये देखें अभी इसने टेबल हेडिंग 2 ने इसको कवर कर लिया, मिडल में आ गया। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि वेबसाइट के अंदर टेबल और डाटा मोस्टली 2 एक ही में लिखा जाता है, मतलब एक हेडिंग और एक ही बॉडी में। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हेडिंग लिखनी पड़े जिसमें आप टीडी के अंदर टेबल बनाएं या इसका, तो ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही टारगेट करेंगे। तो आई थिंक आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में अब क्रैश कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गई कि इसमें हमने कमेंट सेक्शन भी बनाया, हमने हेडर कमेंट्स को भी दिए, हमने एक हेडर और फुटर का सेक्शन बनाया, और मेन को हमने फर्दर 2 सेक्शंस में किया, एक सेक्शन मेन है और एक साइड बार है। और साइड बार में हमने एक सर्च लगाई, एक 2 जो है 3 हेडिंग्स हमने बनाई, और इसी तरह जो मेन सेक्शन था, मेन के अंदर जो सेक्शन था उसके अंदर हमने 3 आर्टिकल लिखे, एक इमेज की गैलरी और एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाया। तो ये बेसिकली HTML का क्रैश कोर्स था। तो आई एम श्योर कि ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा, लास्ट पे मैं आपको इसको सारे को कंट्रोल C करता हूँ और मैं W3C मार्कअप और वैलिडेटर के पास जाता हूँ और चेक करता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो इसको चेक करके बताया कि इसको मैंने ठीक लिखा है या इसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि लिखते हुए अक्सर बंदा भूल जाता है कि कहीं पे मिसिंग हो गई हो। स्मार्ट एडिटर तो है खुद ही आपको बता देता है, लेकिन कुछ ये स्टैंडर्ड्स भी आपको बताता है। जैसे ये देखें, आपको वार्निंग्स मिल रही हैं, ये देखें 2 वार्निंग। द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी लोरम ipsum टेक्स्ट बट द HTML is equal to English, consider using language ZXX।
ये देखें, अब ये उसने बताया कि ये जी आप लोरेम पिक्सल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप जेड एक्स ये अभी डमी डाटा, अभी हमने कोई ओरिजिनल डाटा नहीं डाला। तो चलो ये कर दिया। सेक्शन लेग्स हेडिंग कंसिडर H2 to H6 कहते जी, अभी भी सेक्शन में शायद कहीं पे हमने, तो यही सेक्शन है कि सेक्शन के अंदर यहाँ पे अगर मैं H2 के टाइटल मेन सेक्शन फॉर आर्टिकल्स लिख देता हूँ, तो ये इसने वार्निंग दी, एरर बैड वैल्यू एट्रीब्यूट एक्शन ऑन एलिमेंट फॉर्म मस्ट बी नॉन एम्प्टी। कहता है कि आपने यहाँ पे जो एक्शन यूज़ किया है वो नॉन एम्प्टी है, तो इसको एम्प्टी अपने, मैं इसके बजाय इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह मेथड के अंदर भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ दोनों। अब इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं, दोबारा वैलिडेटर के पास जाते हैं। तो ये एक वैलिडेटर अच्छी चीज़ है जो आपको काफ़ी, आपकी वार्निंग्स को आप इन स्टार्ट आप वार्निंग्स को इग्नोर करें और फोकस करें कि कोई एरर ना हो। एरर आए आप मुझे बताएं या आप खुद ट्राई करें इसको रेक्टिफाई करने की, कि वो क्या कह रहा है, उसको नेट पे सर्च करें इसके बारे में। देखिए द कॉलम 4 established by element th has no cells beginning in it। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो हमने टेबल यूज़ किया है इसमें टेबल कॉलम 4 एस्टेब्लिश्ड बाय, हाँ क्योंकि ये देखना, अब यहाँ पे ये टोटल 3 टीडी हैं और जबकि मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन 3 लिखा हुआ है, हालांकि ये 2 होना चाहिए था क्योंकि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अब मैं इसको 2 करता हूँ, तो ये देखें इसने आपको बताया कॉलम 4 तक वो बता रहा है, जबकि वहाँ पे हमने 3 सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा इसको ओपन करता हूँ W3C वैलिडेटर को, और जहाँ पे मैं दोबारा टेक्स्ट को सिस्टम को पेस्ट करके चेक पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपने लाजमी चेक करना है एज ए बिगिनर, ताकि आपको उसमें एरर और फिर उनको एरर को आप रेक्टिफाई करें, इग्नोर कर दें वार्निंग्स को। तो डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, मैसेज 1 वार्निंग। तो कहते हैं कि सेक्शंस के अंदर आप, अच्छा अब मज़े की जो बात है, मैं ये करता हूँ, मैं इस सेक्शन को डिव कर दूँगा। जो इस सेक्शन में उसने कहा इसमें तो है, इसमें मैंने H2 नहीं लगाया, मेन नेविगेशन एरिया। अब ये वार्निंग है तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, तो या फिर इसकी जगह ये किया जा सकता है कि मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसकी बजाय मैं डिव लगा देता हूँ इस सेक्शन की बजाय, डिव, ताकि एरर आए ही ना, हमें सेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे इतना कोई मतलब, यहाँ पे भी मैं डिव लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी डिव, सेक्शन ज़रूरत ही नहीं मुझे लगाने की, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, सी किया, दोबारा वैलिडेटर के पास गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और चेक पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी वो इसको वैलिडेट कर देगा। ये देख, अब कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं, डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग टू शो। सो आपने एक सक्सेसफुली एक स्टैंडर्ड HTML टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया जिसकी लुक ये है। वार्निंग सारी ख़त्म कर दी मैंने, एरर्स भी ख़त्म कर दिए, सेक्शन को मैंने डिव से रिप्लेस कर दिया ताकि वो एरर ख़त्म हो जाए। तो इसको आर्टिकल्स को भी आप डिव से रिप्लेस कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मैं अभी इस पर नहीं करता, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, इसी स्ट्रक्चर को लेके हम आगे चलेंगे और style.css को यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्रैश कोर्स में, CSS के कोर्स में। उस स्टाइल को देखेंगे हम किस तरीके से स्टाइल शीट्स बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ नई टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, और जो हमारी CSS होती है कितनी टाइप की होती है, किस किस तरीके से CSS लिखी जा सकती है।
So guys, thank you very much for watching this tutorial till end. I'm sure you like this tutorial. If you did, please click the like button down below and do subscribe to my channel, क्योंकि बहुत जल्द CSS, उसके बाद JavaScript और उसके बाद PHP, the most important web development stack आई एम गोइंग टू टीच यू। तो मैं आपको जो है वो एक स्टैक सिखाना जा रहा हूँ। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट स्टैक है ये, और इसको सीखने के बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में कदम जमा सकते हैं। और ये कि आप फिर उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने मतलब लर्निंग साइकिल से, आप अपने एक्सपेरिमेंट से और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। जो ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, जैसे ये मेन के बाद मैंने सेक्शन बना दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यूएल यूज़ करें, आप ओएल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नैव लिखें, लेकिन रिकमेंडेड वे ये इसलिए है ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, पता चल सके कि यहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हो रही है। तो अब अगर हमने यहाँ पे नैव लिख दिया है, तो मैं इसको कहता हूँ कि हमें यहाँ पे डिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिव की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसको एडिट करके ब्यूटीफाई कर दिया, तो ये वो चीज़ें होती हैं। जितने आप कोशिश करें कि जितने अच्छे तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा HTML का, जितना अच्छा ये स्ट्रक्चर बनेगा, इतने ही अच्छे तरीके से आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इतने ही अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ये ट्यूटोरियल क्लोज़ करता हूँ। अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई ऐसी चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में उसके बारे में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको उसके बारे में मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, and keep watching Perfect Web Solutions channel, and do subscribe and wait for the upcoming 3 crash courses. Allah Hafiz.